गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आयनन विभव के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु की निम्नतम अवस्था में उसके संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर बच्चे इसकी डेफिनेशन गलत रखते हैं, क्योंकि किसी उदासीन परमाणु में जब हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, तो उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। हम यहाँ पर एनर्जी जो है वो देते नहीं हैं। अब सिंपल सा यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए और यहाँ पर हमारी जो ऊर्जा निकली है उसे हमने क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा है। प्राय किसी तत्व में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। परंतु एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर हमेशा ऊर्जा अवशोषित होती है। यानी कि हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तब तो एनर्जी रिलीज हुई है, मगर अगली बार जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तब वहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि तब हमें ऊर्जा देनी पड़ती है और उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रक्रिया। क्योंकि ऋणावेश परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नए आने वाले इलेक्ट्रॉन पर उच्च प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको उसमें जो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे उस प्रतिकर्षण बल की वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर देनी पड़ती है, और इसीलिए प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक होता है, जबकि जो अन्य हमारी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है वो धनात्मक होता है। अगला पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है परमाणु आकार। बच्चों, यहाँ सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा परमाणु का आकार होगा उतना ही प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका यहाँ पर है वो कम होगा, और जितना कम प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि आकार बढ़ने के साथ में प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ पर कम हो रहा है। इसी तरह से इसके विपरीत यदि हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो जितना ज़्यादा आकार होगा वहाँ पर क्या होगा, नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाएगा, और नाभिकीय आकर्षण बल कम होने से जब हम उसमें एक और इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे तो वो उतनी तेज़ी से उसको आकर्षित नहीं कर पाएगा। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो किस पर निर्भर करेगी कि जितना छोटा आकार होगा उस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें जोड़ेंगे और वो बहुत आसानी से हम उसको जोड़ पाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमाणुीय आकार। सेकंड आता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता है जो वो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या जितना ज़्यादा नाभिकीय आकर्षण बल लगेगा उतनी आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी तरफ खींचेगा और ऊर्जा को मुक्त करेगा। अगला आता है प्रभावी परिरक्षण प्रभाव। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर यदि भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगाया गया परिरक्षण प्रभाव कम होता है तो नए जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण बल जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे परिरक्षण प्रभाव के। फोर्थ पॉइंट आता है अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षक। हमें बच्चों बहुत अच्छे से पता है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल्स में जब नया आने वाला इलेक्ट्रॉन स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जुड़ता है जिससे अपेक्षाकृत कम ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि आयनन जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसका मान कम हो जाता है, जबकि नए इलेक्ट्रॉन्स के जुड़ने से परमाणु का विन्यास अर्धपूरित या पूर्णपूरित कक्षकों में होता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी अपेक्षाकृत उच्च होता है। अब अगली बात आती है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता। यानी कि सामान्य यदि हम वर्ग की बात करें तो सामान्यतः एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होगी, और हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता है यदि आकार छोटा होगा तो हमारी जो नाभिकीय आकर्षण बल जो होगा और अधिक होगा और हमें अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। अब बात करते हैं हम आवर्त की। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु आकार में जो है बच्चों वृद्धि होती है। परमाणु आकार में वृद्धि के साथ में ही इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ता हुआ जाता है।
जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश भी बढ़ जाएगा और इससे हमें और अधिक ऊर्जा उससे मुक्त होगी। अब आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता। यदि आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तता के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि दूसरे आवर्त के तत्वों की तुलना में इलेक्ट्रॉन बंधुता संबंधित तीसरे आवर्त के तत्वों की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि दूसरे आवर्त के तत्वों का इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जिससे नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना उच्च इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण कठिन होता है। इसी कारण Cl का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है वो F से उच्च होती है। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आपका Cl है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे F से अधिक होती है, और जितने भी समस्त तत्वों में Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है कि जो क्षारीय धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कम होते हैं, क्योंकि उच्च धन विद्युती होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में यह अक्रिय गैस विन्यास को धारण कर लेते हैं। इसी तरह से अगला पॉइंट है हमारा, बेरिलियम मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। इसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले Np उपकोष में भरा जाता है। फोर्थ पॉइंट है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्षारीय व क्षारीय धातुओं के उच्च होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर हीलियम का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण कर लेता है, यानी कि यह अक्रिय गैस विन्यास धारण कर लेगा यदि हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कार्बन से बोरोन से, सिलिकॉन की एल्यूमिनियम से और गैलियम की जर्मेनियम से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बहुत अधिक होता है, क्योंकि कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायी Np3 प्राप्त कर लेते हैं, अतः इनकी विद्युत जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका मान बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ग 15 के तत्वों में, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो वर्ग 14 के तत्वों की तुलना में कम होती है, क्योंकि 15 के तत्वों में अर्धपूरित यानी Np3 यानी कि जो आपका p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड कंडीशन में है। तो इस वजह से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आते ही इसमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन Np4 हो जाएगा, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि अर्धपूरित और पूर्ण भरे हुए कक्षक सर्वदा स्थायी होते हैं। यदि हम उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक बंधुता के मान जो होते हैं उच्च ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश का विन्यास क्या है, NH2 Np6 होता है, जो कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हाई एनर्जी लेवल में जुड़ेगा, यानी कि हमें जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई ऋणात्मक ऊर्जा हमारी यहाँ पर होगी। अब बच्चों यहाँ पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आप ये देखिए कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में किस तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे हाइड्रोजन वर्ग प्रथम को आप देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, और यदि हम वर्ग में जाएँ तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से मान में बढ़ोतरी होती जाती है। अब है इलेक्ट्रॉन बंधुता के निर्धारण की विधि। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सीधे ही प्रायोगिक या सैद्धांतिक विधियों द्वारा निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता की गणना परोक्ष रूप से बॉर्न हार्बर चक्र के द्वारा की जाती है, और बॉर्न हार्बर चक्र आयनिक यौगिकों की संभवन ऊष्मा तथा आयनिक विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, उर्ध्वपातन ऊर्जा और वियोजन ऊर्जा के मध्य संबंध बताता है, जिसे निम्न प्रकार MgCl2 के निर्माण में समझा जा सकता है। बच्चों ये बॉर्न हार्बर साइकिल है, उसे जब हम आयनिक बंध पढ़ेंगे उस समय हम इसे और भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सिंपल से यहाँ पर रिएक्शन देखिए कि यहाँ से सॉलिड से गैसीय स्टेट में आ रहा है। आप यहाँ पर देखिए प्लस एस है, यहाँ पे Mg से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, और इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देखिए Q = S + IE, और यहाँ पर S है आपकी उर्ध्वपातन ऊर्जा, IE आपकी आयनन ऊर्जा है, U आपकी यहाँ पर जालक ऊर्जा है, D आपका यहाँ पे वियोजन ऊर्जा, E इलेक्ट्रॉनिक बंधुता है, Q यहाँ पर संभवन ऊर्जा है। यहाँ से हम किसी की भी इलेक्ट्रॉन बंधुता को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता पर रासायनिक व्यवहार। फर्स्ट है तत्वों की ऑक्सीकरण सामर्थ्यता। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनकी ऑक्सीकरण क्षमता भी उच्च होती है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च धनात्मक होने पर उनकी इलेक्ट्रॉन गढ़ने की प्रवृत्ति भी उच्च होगी। यह प्रबल ऑक्सीकोरक की तरह व्यवहार करते हैं।
अब सेकंड पॉइंट आता है तत्वों की क्रियाशीलता। यदि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है तो उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी उच्च होगी और उसकी क्रियाशीलता भी अत्यधिक होगी। तो बच्चों ये तो बात थी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता की। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता। अब बात आती है विद्युत ऋणता किसे कहते हैं। किसी अणु में बंधित परमाणुओं द्वारा साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को पॉलिंग ने विद्युत ऋणता नाम दिया। जब दो परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो साझे के इलेक्ट्रॉन समपरमाणुक अणु में दोनों के नाभिकों के मध्य स्थित रहते हैं, जबकि विषम परमाणु अणु में ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों के नाभिक के मध्य स्थित न होकर किसी एक परमाणु की तरफ खिसक जाते हैं, जिससे एक परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश जबकि दूसरे परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। अतः एक अणु में बंधित परमाणुओं द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। अब बच्चों विद्युत ऋणता का ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है, अब इसको सिंपल से समझिए। यदि हाइड्रोजन की बात करें तो इनमें जो सहसंयोजन बना है दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। चूंकि ये समान समपरमाणुक है तो यहाँ पर जो साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन से जो बंध बना है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के मध्य में रहते हैं। लेकिन यदि हम बात करें H और Cl की तो यहाँ पर क्या होता है, HCl में क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा होती है हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली। तो यानी कि जो साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन युग्म है वो Cl के ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसी वजह से यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि सहसंयोजक बंध द्वारा बने में साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु के पास चले जाएंगे और उसकी जो आकर्षित करने की क्षमता होगी उसे हम विद्युत ऋणता कहते हैं। अब बात आती है विद्युत ऋणता को निर्धारण करने की विधियां। तो फर्स्ट विधि है पॉलिंग विधि। सन 1932 में पॉलिंग ने विद्युत ऋणता को बंध ऊर्जा के आधार पर ज्ञात करने की विधि दी। इसे माना गया कि किसी दो विषम परमाणु ए व बी परस्पर संयोग करके एक अणु बनाते हैं ए बी, जो कि आपका जो 100% ये जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, यानी 100% ये सहसंयोजक बंध होता है। इसकी बंध ऊर्जा ई ए। वास्तविक ध्रुवीय बंध जो होता है हमारा डेल प्लस, ये देखिए ये आपका साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव और इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया। अब प्रथम सहसंयोजक बंध में जबकि दूसरे व तीसरे आयनिक बंध को दर्शाता है। दोनों ही प्रकार के बंधों में ऊर्जा का अंतर आयनिक अनुनाद ऊर्जा कहलाती है, जिसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यानी डेल्टा का मान क्या है, वास्तविक बंध ऊर्जा माइनस 100% सहसंयोजक बंध ऊर्जा। प्रयोग द्वारा वास्तविक बंध ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 100% सहसंयोजक बंध ऊर्जा के लिए पॉलिंग ने एक सूत्र दिया ई ए बी सैद्धांतिक, यानी थ्योरेटिकली यदि हम इसे निकालें तो अंडरवुड ई ए इंटू बी बी। 100% सहसंयोजक बंध के लिए क्या हो गया, डेल्टा यदि हम निकालें तो ई ए बी प्रायोगिक होगा और सैद्धांतिक हो जाएगा। तो ये देखिए कि इसका जो फॉर्मूला आता है वो ये होगा। अतः तत्व ए व बी की विद्युत ऋणता एक्स ए और एक्स बी का अंतर पॉलिंग के अनुसार क्या होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.208 अंडरवुड डेल ए माइनस बी, यानी कि एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.208 ब्रैकेट में ई ए बी ब्रैकेट प्रायोगिक माइनस ई ए इंटू ई बी बी। दाईं ओर की सभी राशियों का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो उपरोक्त के आधार पर जो विद्युत ऋणता एफ की हमने कैलकुलेट की है वो है 3.98, कार्बन की 2.55 और हाइड्रोजन की 2.1 मानते हैं। अब मूल्यांकन विधि सेकंड विधि है इसकी मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन ने बताया कि किसी तत्व की विद्युत ऋणता उसके आयनन विभव व इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान के माध्य पर निर्भर करती है। यानी कि विद्युत ऋणता क्या होगी, आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता अपॉन 2। यानी कि पॉलिंग द्वारा विद्युत ऋणता को मूल्यांकन के विद्युत ऋणता के मान में ये संबंध होगा। आप यहाँ पर देखिए। अब अगली विधि आती है हमारी ऑलरेड व रोशो विधि। ऑलरेड और रोशो ने क्या कहा कि प्रभावी नाभिक के आवेश की सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो विद्युत ऋणता का मान के लिए क्या फॉर्मूला दिया इसने, 7.44 प्लस 0.359 जेड क्या हो गए प्रभावी नाभिक के आवेश अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह सैंडरसन विधि क्या है, उसमें इन्होंने विद्युत ऋणता को स्थायी अनुपात के रूप में व्यक्त किया है, यानी कि डी अपॉन डी आई। डी यहाँ पर क्या है परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व है, जबकि डी आई यहाँ सम इलेक्ट्रॉनिक अक्रिय गैस का घनत्व होता है।
इसी तरह से बच्चों आगे बात आती है इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी तत्व की विद्युत ऋणता को निम्न कारक प्रभाव करते हैं। एक तो परमाणु आकार, प्रभावी नाभिकीय आवेश, तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, अणु में परमाणु की संकरित अवस्था। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परमाणु आकार। तत्व के परमाणु आकार के बढ़ने पर नाभिकीय आकर्षण बल में कमी आती है, जिससे विद्युत ऋणता का मान घट जाएगा। सेकंड आता है कि परमाणु नाभिकीय आवेश, यानी कि परमाणु के नाभिक पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को और अधिक बंधीय जो इलेक्ट्रॉन हो उसको और अधिक आकर्षित करेगा, यानी कि जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय का आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ता जाएगा। अगला पॉइंट आता है तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था। किसी अणु में उपस्थित एक तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से उसकी विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आकार कम होता जाएगा और आकार कम होने से विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। अब अगला पॉइंट आता है अणु में परमाणु की संकरित अवस्था की। ये वो कौन से संकरण अवस्था में है? तो किसी अणु में उपस्थित केंद्रीय परमाणु की संकरित अवस्था में एस लक्षण बढ़ने पर उसकी विद्युत ऋणता बढ़ती है, क्योंकि एस कक्षक नाभिक के अधिक समीप होते हैं। यानी कि यदि हम संकरित अवस्था की बात करें तो जो संकरण देखें यहाँ पे sp, sp2, sp3 है। तो यदि हम एस कैरेक्टर की बात करें तो 50% एस कैरेक्टर होता है sp ऑर्बिटल में, 33.33% होता है sp2 में और 25% एस कैरेक्टर होता है sp3 संकरित कक्षकों में। तो यदि कार्बन की विद्युत ऋणता हम अलग अलग उसमें देखें तो यदि sp संकरित अवस्था है तो इसके लिए विद्युत ऋणता का मान 3.325 होता है, जबकि sp2 के लिए यहाँ पर 2.75 होता है और sp3 के लिए 2.48 मान होता है। विद्युत ऋणता की यदि हम आवर्तिता की बात करें तो वर्ग में सामान्यतः एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है यानी और प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कम हो जाता है, यानी कि विद्युत ऋणता का मान भी यहाँ पर कम होगा। यदि हम आवर्त की बात करें तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी आती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है, यानी कि आपकी जो विद्युत ऋणता है उसका मान भी अधिक होगा। वर्ग 17 के तत्वों में अपने आवर्त में विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, यानी कि यदि हम 17 के तत्वों की बात करें तो इनकी विद्युत ऋणता का मान सर्वाधिक होता है, जबकि प्रथम वर्ग के तत्वों की विद्युत ऋणता का मान सबसे कम होता है। अब आता है विद्युत ऋणता एवं रासायनिक व्यवहार एवं उनके अनुप्रयोग। तत्वों के धात्विक अधात्विक गुण। वे तत्व जिनकी विद्युत ऊर्जा का मान उच्च होता है वे धातुओं की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि निम्न विद्युत ऋणता वाले तत्व धात्विक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो विद्युत ऋणता के मान में कमी आती है, यानी कि धात्विक गुण बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में कमी होती है, यानी कि विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है। बंध की प्रकृति। जब दो समान विद्युत ऋणता वाले तत्वों के परमाणु मिलकर परस्पर बंध बनाते हैं तो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों के मध्य पाया जाता है। इस तरह जो संयोजक बंध होता है उसे हम आदर्श संयोजक बंध भी कह सकते हैं। यदि एक अणु में बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता में यदि अंतर होता है तो बंध में आंशिक रूप से उसमें आयनिक लक्षण आ जाते हैं और इस प्रकार आयनिक गुणों को निम्न सूत्र द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी प्रतिशत आयनिक गुण कैसे निकाले? 16xa माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। यहाँ पर XA A की विद्युत ऋणता है, XB यहाँ पर P की विद्युत ऋणता है। यदि अणु AB में A व B की विद्युत ऋणता का अंतर 1.7 से कम हो तो बंध ध्रुवीय सहसंयोजक होगा, जबकि यदि 1.7 से अधिक होगा तो उसकी प्रवृत्ति आयनिक हो जाती है, यानी कि CSF जो है सर्वाधिक आयनिक गुण वाला यौगिक है। कौन सा? CSF। अब आती है बच्चों बंध सामर्थ्य की। किसी विषम परमाणु अणु में बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ने पर बंध सामर्थ्यता जो होती है वो भी बढ़ जाती है। यदि हम हैलोजन एसिड्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HF होता है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ब्रोमाइड एसिड होगा, फिर हाइड्रोआइडिक एसिड होगा। और इनकी विद्युत ऋणता का अंतर देखें तो 1.9 है HF के बीच का, यहाँ पे 0.9 होता है, यहाँ 0.7 होता है और HI के लिए 0.4 होता है। अब आती है संभवन ऊष्मा की गणना। विद्युत ऋणता के मानों का अंतर ज्ञात करने के बाद मैं अणु AB में संभवन ऊष्मा इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यानी डेल H इज इक्वल टू 100 XA माइनस XB का होल स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पे XA क्या? A तत्व की विद्युत ऋणता, XB यहाँ पे B तत्व की विद्युत ऋणता है। अब आता है जल अपघटन क्रियाविधि।
विद्युत ऋणताओं के अंतर से अणुओं की ध्रुवता की दिशा में अंतर आता है, जिससे उनके जल अपघटन के उत्पाद भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि Cl2O व BCl3 के जल अपघटन से विद्युत ऋणता में अंतर से भिन्नता के कारण हमें अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अब आता है अणुसूत्र लिखने में प्रयोग। द्विअंगी यौगिकों के अणुसूत्र लिखने समय पहले विद्युत ऋणी तत्व को लिखा जाता है। नाम लिखते समय पहले कम विद्युत ऋणी तत्व का नाम लिखते हैं, फिर अधिक विद्युत ऋणी तत्व का नाम आता है। जैसे क्लोरीन व फ्लोरीन में बने द्विअंगी यानी ClF को लिखा जाएगा तो हम पहले FCl, इस प्रकार O व F से बने द्विअंगी के लिए हम OF2 लिखा जाता है। कुछ अणुओं को अपवाद स्वरूप लिखते हैं, जैसे कि NH3 है, NCl5 है, इनको इस तरह से लिखते हैं। वरना हम किस तरह से लिखेंगे वो आपको मैंने बता दिया है कि हम पहले कम विद्युत जिसकी विद्युत ऋणता का मान होगा उसे हम पहले लिखें। तो बच्चों यहाँ तो आज इस चैप्टर में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता और उनको ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ा। तो बच्चों यहाँ पर आपका द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।